हेलो दोस्तों। आप घर बैठे असली पैसा कमाएं। डाउनलोड करें रोजधन ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम हफ्ते में कई सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाते हैं, तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी हमारे ही एक व्यूअर सुरेश जी ने हमें भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आपको सुरेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सुरेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं शहर में नौकरी करता था और वहीं मेरे घर पर एक काम वाली आती थी जो कि स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो मेरे घर दोनों टाइम आती थी, यानी कि सुबह भी और शाम को भी। ऐसे ही एक शाम जब वो मेरे घर पर आई, तब मैं घर पर ही था, मगर उस दिन वो मुझसे बिना बात किए किचन में जाकर काम करने लगी, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उस दिन से पहले वो कामवाली जब भी मुझसे मिलती थी तब 2-4 हंसी मजाक की बातें ज़रूर करती थी। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करने लगा। और फिर कुछ समय बाद उस कामवाली ने टेबल पर मेरे लिए खाना लगाया और फिर मेरे पास आकर उसने कहा कि खाना लग गया है, खा लीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, इतनी कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यह उसकी नहीं, किसी और की आवाज़ है। फिर मैंने उस कामवाली की तरफ देखते हुए कहा कि तुम ठीक तो हो? मेरी बात का उस कामवाली ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैं उठा और खाना खाने के लिए टेबल के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि टेबल पर सिर्फ मुझ अकेले के लिए नहीं, बल्कि 3-4 लोग खा सकें उतना खाना रखा हुआ था। वो देखकर मैंने हैरानी से उस कामवाली से पूछा कि ये बाकी का खाना किसके लिए है। मेरी बात पर उस कामवाली ने जवाब दिया कि साहब, ये खाना मेरे बच्चों के लिए है। और इतना कहकर वो कामवाली रोने लगी। और फिर तभी मैंने उस कामवाली से कहा कि तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम इस खाने को अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हो। मेरी बात सुनकर वो कामवाली खाना लेकर उसी वक्त मेरे घर से चली गई। और उसके जाते ही अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त बिरजू का कॉल आया। और फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे बिरजू की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिरजू ने मुझसे कहा कि हाँ भाई, तुझे खबर मिली कि नहीं? तेरे घर पर जो कामवाली आती थी उसकी आज सुबह ही ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई है। बिरजू की आवाज़ सुनते ही मैंने उससे कहा कि क्या बात कर रहा है यार, वो कामवाली तो अभी मेरे घर से घर का सारा काम करके गई है। और फिर मैंने बिरजू से यह भी बताया कि वो कामवाली आज अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर गई है। मेरी इस बात पर बिरजू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह मेरी आंखों के सामने ही पुलिस ने उस कामवाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बिरजू की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बिरजू से कहा कि फ़ौरन मेरे घर पर आ जाओ। हम उस कामवाली के घर पर चलकर देखेंगे कि मामला क्या है। फिर बिरजू के मेरे घर पर आते ही उसे अपने साथ लेकर मैं अपनी बाइक पर उस कामवाली के घर के लिए निकला। और फिर उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने और बिरजू ने उस कामवाली के बच्चों को किसी से बातें करते सुना। फिर मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो कुछ ही देर में उस कामवाली के छोटे से
तकरीबन 4 साल के बच्चे ने दरवाज़ा खोला और फिर मैं और बिजू उस कामवाली के घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि जो खाना वो कामवाली मेरे घर से लेकर आई थी वो वहीं घर के एक कोने पर रखा हुआ था। और फिर मैंने उसके दोनों बच्चों से पूछा कि बेटा आपकी माँ कहाँ है? तो इस पर उस 4 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि मम्मी अभी यहीं थी, पर आप लोगों के आते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिजू के पसीने छूट गए और हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में उस बच्चे ने कहा कि मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सकता है कि तुम्हें एक अंकल लेने आए, तो तुम दोनों चुपचाप उन अंकल के साथ चले जाना। और फिर आगे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप ही वो अंकल हो क्या जिसकी मम्मी बात कर रही थी? उस छोटे से मासूम बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिजू की आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने उस बच्चे को गोद में उठाते हुए बोला कि हाँ बेटा, मैं ही वो अंकल हूँ। और फिर मैं उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। मैं अब समझ चुका था कि उस दिन जो मेरे घर पर आई थी वो उसी काम वाली की आत्मा थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वापस आई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर सागर जी ने हमें भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आपको सागर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सागर चौधरी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव गया था। तकरीबन रात के 9:30 बजे मैं स्टेशन पर उतरा। मैं हाथ में अपना एक बैग लिए था और फिर मैंने स्टेशन पर अपने घर तक जाने के लिए किसी रिक्शे वाले की तलाश करना शुरू कर दिया, मगर मुझे उस दिन एक भी रिक्शा वाला स्टेशन पर नहीं मिला। मजबूरन मैंने स्टेशन से अपने घर तक जाने के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया। स्टेशन से मैं पैदल पैदल अपने गांव के लिए आगे कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने देखा कि रास्ते पर कुछ दूर आगे एक लड़की खड़ी थी, जो कुछ दूर आगे बढ़ती और फिर खड़ी हो जाती। उस लड़की को देखकर मैंने चैन की सांस ली और मैंने सोचा कि चलो कोई तो मिला, नहीं तो ये सुनसान रास्ता मुझे अकेले ही पार करना पड़ता। वो कहते हैं ना, एक से दो भले। यही सोचकर मैंने तेज चलना शुरू कर दिया ताकि मैं उस लड़की के करीब जल्दी पहुंच जाऊं। मगर कुछ समय तक तेज चलने के बाद मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मैंने देखा कि वो लड़की तो बेहद ही धीरे चल रही थी, मगर मैं बेहद ही तेज़ी से चलकर उसके करीब जाना चाहता था, मगर मैं उस लड़की तक पहुंच नहीं पा रहा था। और फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस लड़की के पास पहुंच जाऊं, मगर अभी भी मैं उस लड़की तक पहुंच नहीं पा रहा था। और फिर हाँफते हुए मैं रास्ते पर रुक गया और तभी मैंने देखा कि मेरे रुकते ही वो लड़की भी रुक गई है। और तो और, कभी वो लड़की रास्ते के बीच में चलकर खड़ी हो जाती तो कभी किनारे। वो देखकर अब मैं डरने लगा था। और फिर तभी हाँफते हुए मैंने अपने चारों तरफ देखा, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मैं रास्ते पर उसी जगह खड़ा था जहाँ पर सबसे पहले मुझे वो लड़की दिखी थी। वो देखते ही मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मैं अब भी वही हूँ, उसी जगह पर। वो देखकर मेरे पसीने छूटने लगे और मैंने फ़ौरन पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं उसी जगह पर भागे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझे उस जगह पर बांध दिया हो। अब डर और खौफ से मेरा गला सूखने लगा था कि तभी
मैंने देखा कि वो लड़की अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की ने अपना चेहरा नीचे की ओर झुका रखा था और उस लड़की के बाल खुले हुए थे। उस लड़की को अपनी तरफ आता देख मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और फिर तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मेरा शरीर कांपने लगा और फिर तभी एकदम से वो लड़की मेरे सामने आ गई और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की मेरे ऊपर चढ़ गई और फिर तभी उसने अपने बड़े और नुकीले दांत मेरी गर्दन पर घुसा दिए और तभी मेरी दर्दनाक चीख निकल गई और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं उसी रास्ते के बीचों बीच ज़मीन पर बेसुध पड़ा था और मुझे अपना शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में अब कोई जान ही नहीं है और मुझे मेरा शरीर बहुत ही हल्का लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारा खून निकाल लिया है और मेरी गर्दन पर इतना भयानक दर्द हो रहा था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खैर, फिर हिम्मत करके मैं उठा और जैसे तैसे वापस स्टेशन के पास पहुंचा और फिर एक रिक्शे वाले के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंचा और वहां डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप चल कैसे पा रहे हैं, आपके शरीर पर तो खून बेहद ही कम बचा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं कुछ बोलता इससे पहले ही मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया और फिर डॉक्टर ने मुझे खून चढ़ाया और मेरी गर्दन पर पट्टी बांधी और खून को बहने से रोका। उसके बाद 2 दिनों तक मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा और फिर मैं गांव में अपने घर पर आ गया। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल हो चुके हैं मगर आज भी मेरी गर्दन पर काटे जाने का निशान बना हुआ है। उस दिन मैंने जिस लड़की को रास्ते पर देखा था वो एक चुड़ैल थी जो मेरा खून पीने आई थी और उसी ने मेरी ये हालत की थी। ये बात मुझे एक ओझा ने बताई थी जिसे भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम योगेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 8 साल पहले की है। मैं और प्रभाकर हमारे दोस्त दिनेश की शादी के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दरअसल प्रभाकर की शादी अगले ही दिन थी। हम दोनों बातें कर रहे थे कि हमें उसकी शादी में बस से जाना चाहिए या फिर हम दोनों में से किसी एक की बाइक से, क्योंकि दिनेश की शादी जहां होने वाली थी वहां से हमारे गांव की दूरी करीब 50 किलोमीटर की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभाकर और मैं एक ही गांव में रहते थे और दिनेश से हमारी दोस्ती स्कूल टाइम में हुई थी और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसीलिए रास्ता लंबा होने के बावजूद हम उसकी शादी में जाना कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। खैर, काफ़ी बातचीत के बाद हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कल दोपहर तक मेरी बाइक से दिनेश की शादी में जाने के लिए निकलेंगे और फिर अगले दिन करीब 3:30 बजे मैं अपनी बाइक से प्रभाकर के साथ दिनेश की शादी में जाने के लिए हमारे गांव से निकला। हम दोनों एक दूसरे से बातें और हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो बेहद ही खराब और उबड़ खाबड़ था, मगर वही इकलौता रास्ता था जिससे हम दिनेश की शादी में पहुंच सकते थे। इसलिए मजबूरन हमें उसी रास्ते से जाना पड़ा था। खैर, करीब 6 बजे तक हमने तकरीबन आधा रास्ता पार कर लिया था। मैं बाइक चला रहा था।
और काफ़ी थक चुका था, क्योंकि 25 किलोमीटर भी काफ़ी लंबा सफ़र होता है और उसके ऊपर से रास्ता बेहद ही ख़राब होने की वजह से मैं बेहद थक गया था। इसीलिए मैंने प्रभाकर को बाइक चलाने को बोला और फिर मेरा दोस्त प्रभाकर बाइक चलाने लगा। और फिर रास्ते पर चलते चलते अब तकरीबन 8 बज चुके थे और अब दिनेश की शादी में पहुंचने में हमें करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, मेरा मतलब पेड़ की पत्तियां तक हिलडुल नहीं रही थी। मैं और प्रभाकर आपस में बातें ही कर रहे थे कि आज हवा को क्या हो गया है, कि तभी हमारी बाइक एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास से गुजरी और अचानक से उस पीपल के पेड़ से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। वो देखकर प्रभाकर ने बाइक रोक दी और फिर हमने पीछे उस पीपल के पेड़ की ओर देखा तो हमने देखा कि वो पीपल का पेड़ जोरों से हिले जा रहा था और उस पेड़ से बेहद ही गर्म हवा चल रही थी, ऐसी कि जैसे भरी दोपहर में गर्म लू चलती है। और तो और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस पीपल के पेड़ के अलावा बाकी सभी पेड़ बिल्कुल शांत थे। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं समझ चुका था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। और फिर मैं प्रभाकर को फ़ौरन वहाँ से निकलने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि कोई सफ़ेद सी चीज़ अचानक उस पीपल के पेड़ से बाहर निकली और फिर बड़ी तेज़ी से हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। और फिर उस घूमती हुई सफ़ेद आकृतिनुमा चीज़ को देखकर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने मेरी बाइक को घुमाकर बड़ी दूर फेंक दिया। और फिर वो घूमती हुई चीज़ वापस से बड़ी तेज़ी से उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उस पीपल के पेड़ के पास गोल गोल घूमने लगी। वो सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देर न करते हुए प्रभाकर से कहा कि चल यार, फ़ौरन इस जगह से निकलते हैं। मगर प्रभाकर तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उस घूमती सफ़ेद चीज़ को ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगा और तो और उसने रास्ते पर पड़े पत्थर उठाकर उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। और फिर तभी वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ अचानक से प्रभाकर के सामने आ गई और फिर एकदम से उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ ने प्रभाकर को ऊपर की ओर उठाकर उसी पीपल के पेड़ की एक डाली पर पटक दिया। और फिर उस पीपल के पत्ते उड़ उड़कर प्रभाकर को ठगने लगे और फिर कुछ ही देर में प्रभाकर पीपल के पत्तों के तले दबने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। और तभी उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने प्रभाकर के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़कर अलग अलग कर दिया और प्रभाकर की बड़ी बेरहमी के साथ मौत हो गई। वो सब देखकर मेरा शरीर जम गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। और फिर पहले तो वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ बड़ी ही तेज़ी से मेरे सामने आ गई और फिर मेरे चारों तरफ कुछ देर गोल गोल घूमकर वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ हवा में गायब हो गई। और उसके गायब होते ही पीपल का पेड़ भी बिल्कुल शांत हो गया और पीपल के पेड़ से गर्म हवा का चलना भी बंद हो गया। और फिर तभी मैंने कुछ दूर आगे ज़मीन पर पड़ी मेरी बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और मेरी बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और फिर अपनी जान हथेली पर लेकर मैं वापस अपने गांव की ओर अपनी बाइक से भागा। और जैसे तैसे गांव पहुंचते ही मैंने अपना सामान बांधा और फिर अगले ही दिन
मैंने वो गांव छोड़ दिया और एक बड़े शहर में आकर रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राजेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मेरे बॉस ने रहने के लिए मुझे होटल का 13 नंबर का रूम दिया था। दरअसल ऑफिस में जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे, उन सभी को रहने के लिए मेरे बॉस ने उनके पर्सनल होटल पर रूम दिया था। मेरे रूम का नंबर 13 था, जो कि ज़्यादातर होटलों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। मगर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रूम पर रहने लगा। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर एक रात जब मैं ऑफिस से काम खत्म करके रूम पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का सामान इधर उधर ज़मीन पर बिखरा पड़ा था और मेरा एक महंगा कांच का सामान भी रूम की फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। वो सब देखकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया और मैंने तुरंत होटल के मैनेजर को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर होटल के मैनेजर ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे कि उसके लिए ये सब आम बात हो। उसने मुझसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपका रूम मैं फ़ौरन साफ करवाता हूँ और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा भी आपको मिल जाएगा। और इतना कहकर होटल के मैनेजर ने कॉल कट कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी कम थी कि मेरे रूम पर मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया और मेरा सामान इधर उधर फेंक कर और तोड़कर चला गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि होटल के मैनेजर ने इस मामले को लेकर ऐसे रिएक्ट किया है जैसे कि उसके लिए ये सब रोज़ का है। अब बेशक मुझे अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी चिंता होने लगी थी और फिर मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में बॉस से बात करूंगा। और फिर रूम साफ होते ही मैं रूम में गया और डिनर करके सो गया। और फिर आधी रात करीब उस वक्त 2:30 बजे का समय हो रहा था जब सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरे शरीर को बुरी तरह से खरोंच रहा है। फिर मैंने झटपटाकर अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि रूम पर मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं था, मगर मुझे अपने सीने और गर्दन पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ। तो मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर फिर अपने हाथ को देखा तो मैंने देखा मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा था। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और शीशे में मैंने देखा कि मेरी गर्दन और सीने पर बुरी तरह से खरोंचने के निशान पड़े थे और तो और मेरी गर्दन से बेहद ही ब्लड निकल रहा था। वो सब देखकर अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने फ़ौरन अपने बॉस को कॉल किया और मैंने उसे सारी बात बताई, मगर उसने मुझसे कहा कि अभी तुम जाकर सो जाओ, हम इस बारे में कल दिन में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मगर मैंने तय कर लिया कि कल मैं नौकरी छोड़ दूंगा और अगर अभी मैं ये बात बॉस को बताऊंगा तो वो मुझे रूम से निकाल देगा और फिर इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोचकर मैं वापस उस रूम में सोने की कोशिश करने लगा और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला और फिर तकरीबन 3:30 बजे सांस अटकने की वजह से मेरी नींद टूट गई और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई
मैंने देखा कि एक भयानक औरत मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। उस औरत की पलकें नहीं थी और उसकी आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। और उस औरत के दांत बेहद ही बड़े और नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे। वो सब देखकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुध हो गया। और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे रूम पर होटल का मैनेजर और कुछ वर्कर्स मौजूद थे और मेरी गर्दन पर बेहद ही दर्द हो रहा था। और फिर होटल के मैनेजर ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर शायद तुझे ये सही नहीं लगा हो। मेरी बात पर होटल का मैनेजर शांत हो गया और फिर उसी दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। बाद में मुझे उस होटल पर काम कर रहे एक वर्कर, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, खैर, उससे मुझे पता चला कि कुछ साल पहले इसी रूम पर एक लड़की ने फांसी खा ली थी। तब से जो भी इस रूम पर रहने के लिए रुका, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ। और बीते सालों में आप जैसे कई लोग इस रूम की वजह से नौकरी छोड़कर चले गए हैं। उस वर्कर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया कि उस रात मैंने जिसे देखा था वो उसी लड़की की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपके साथ घटी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ शेयर करिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है जय शुक्ला जी।